गांव का देहाती गंजा और महलों में रहने वाली राजकुमारी, इन दोनों के इर्द गिर्द बुनी इस कहानी को देखने के बाद आप सब भाव विभोर हो उठोगे। कहानी की शुरुआत होती है एक अड़ियल और बुद्धू राजकुमार से, जिसने ये कसम उठाई हुई थी कि वो आजीवन विवाह नहीं करेगा, फिर चाहे धरती हिले या आकाश फटे। पर वो खड़ूस ये नहीं जानता था कि जल्द ही समय का फेर ऐसी गुलाटी मारेगा कि उसकी इस कसम यानी प्रतिज्ञा की धज्जियां उड़कर रह जाएंगी और आजीवन विवाह न करवाने की बड़ी बड़ी बातें करने वाला राजकुमार पागलों की भांति विवाह के पीछे भागेगा, क्योंकि जल्दी ही उसकी जिंदगी में ऐसा कुछ घटित होने ही वाला था कि उसकी जिंदगी में सब कुछ बदल जाएगा। जब राजकुमार के पिता यानी राजा को उसकी इस बेतुकी जिद का पता चला तो वे बड़े खफा हुए। उनके मन में भी अरमान थे कि कोई अच्छी सी राजकुमारी देखकर उसके साथ अपने इकलौते पुत्र का विवाह करवाऊंगा, जिससे हमारी राजवंश की विरासत आगे बढ़ेगी। राजा ने अपने सनकी पुत्र को कई बार समझाया, पर राजकुमार तो अपने हठ पर कायम था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो संपूर्ण जीवन काल में विवाह नहीं करवाएगा। जब बहुत बार समझाने के बाद भी राजकुमार टस से मस ना हुआ तो राजा का गुस्सा फूट पड़ा। उसने चिल्लाते हुए सैनिकों को आदेश दिया कि ले जाओ इस हरामखोर को मेरी आंखों के सामने से और बुर्ज में बंद कर दो। मैं भी तो देखूं आखिर कब तक ये अपने हठ पर कायम रहेगा। हुक्म मिलते ही सैनिकों ने राजकुमार को पकड़ा और उसे महल के ऊपर बने बुर्ज में बंद कर दिया। दोस्तों, पुराने समय में बुर्ज का उपयोग कैदियों को बंद करने के लिए किया जाता था, जो कि महल की इमारत के सबसे ऊपर वाले हिस्से में होती थी। अधिक ऊंचाई के कारण कैदी चाहकर भी वहां से भाग नहीं सकता था। बुर्ज में बंद राजकुमार को बैठे बैठे रात हो गई। हर रात्रि को उस बुर्ज के ऊपर से राजकुमारी फूलमदे का उड़न खटोला गुजरा करता था। हर रोज की भांति ही जब आज भी राजकुमारी अपने उड़न खटोले से गुजरी तो उसकी निगाह बुर्ज में बैठे राजकुमार के ऊपर गई। हमेशा खाली पड़े रहने वाले बुर्ज में आज किसी कैदी को देख राजकुमारी की उत्सुकता जागी। सोचा, क्यों ना इसके पास जाकर इसके यहाँ बंद होने का कारण जाना जाए। इस इरादे के साथ जब राजकुमारी फूलमदे उस बुर्ज में गई तो उदास बैठे राजकुमार की निगाह भी राजकुमारी पर पड़ी। राजकुमारी फूलमदे के रूप सौंदर्य को देख राजकुमार हक्का बक्का रह गया। जब राजकुमारी फूलमदे उसके नजदीक गई और उसके यहाँ होने का कारण पूछा, तब राजकुमार ने राजकुमारी के आगे पूरी बात कह सुनाई और बोला, हे सुंदरी, पर तुम्हें देखने के बाद मेरा मन विचलित सा हो उठा है। सोच रहा हूँ अपनी प्रतिज्ञा को तोड़ दूं। अगर तुम राजी हो तो मैं इसी क्षण अपनी जिद को त्यागते हुए तुम्हारे साथ गंधर्व विवाह करना चाहता हूँ। दोस्तों, गंधर्व विवाह का मतलब है लड़का और लड़की अपने मन की इच्छा से बिना किसी रीति रिवाज, बिना किसी मंत्र या वरमाला के आपसी प्रेम और सहमति से विवाह स्वीकार कर लिया करते थे। तो राजकुमार के गंधर्व विवाह के प्रस्ताव को सुन राजकुमारी ने अपने बालों में सजे हुए एक फूल को निकाला और उसे अपने कानों के चारों तरफ घुमाते हुए उसे अपने पैर की एड़ी के नीचे दबा दिया और बिना कुछ बोले एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ राजकुमार के लिए पहेली छोड़कर अपने उड़न खटोले पर बैठकर हवा में विलीन होती चली गई। राजकुमार मुंह फाड़े राजकुमारी फूलमदे को तब तक देखता रहा जब तक वो उसकी आंखों से ओझल ना हो गई। जो राजकुमार कुछ समय पहले तक विवाह न करने की बड़ी बड़ी कस्में खाता फिर रहा था, राजकुमारी फूलमदे को देखने के बाद उसकी उन बड़ी बड़ी बातों और उसकी प्रतिज्ञा की धज्जियां उड़ चुकी थी। अब वो कैसे भी करके राजकुमारी फूलमदे को पाना चाहता था, उसके साथ विवाह करना चाहता था। राजकुमारी फूलमदे के जाने के बाद उसने जैसे तैसे करके अपनी रात काटी। जैसे ही सुबह हुई उसने नीचे खड़े पहरेदारों को आवाज लगाते हुए कहा, मुझे निकालो यहाँ से, मैं विवाह करने के लिए तैयार हूँ। सैनिकों द्वारा आजाद किए जाने पर वो भागता हुआ सीधा अपने पिता के पास गया और रात में घटी पूरी घटना उनको कह सुनाई और बोला, पिताजी, अगर मेरी शादी उससे ना हुई तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। कुछ समय पहले तक विवाह ना करने के बड़े बड़े वायदे करने वाले उस पुत्र के मुख से ऐसी बात सुन राजा खुश के साथ साथ हैरान भी थे। राजा ने तुरंत सभा बुलाई और राजकुमारी फूलमदे द्वारा किए गए इशारों को सबके सामने रखा, पर दरबार में मौजूद कोई भी दरबारी राजकुमारी फूलमदे के इशारों का अर्थ नहीं समझ पाया। आखिरकार राजा ने संपूर्ण नगर में घोषणा करवा दी कि जो कोई राजकुमारी के इशारों का सही अर्थ समझा पाएगा वो उसे बहुत बड़े इनाम से नवाजेंगे। घोषणा के बाद जो कोई भी अपनी समझ के अनुसार राजकुमारी के इशारों का अर्थ बताता, उसे वैसा ही इनाम दे दिया जाता। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, पर कोई भी राजकुमारी के इशारों का सही मायने में अर्थ समझाने में नाकामयाब रहा। फिर एक दिन गांव का एक देहाती गंजा अपने भैंसे पर बैठकर नगर में आता है। दोस्तों,
जिसने सिर पर सेव किया हो या जिसके बाल ना हो, गांव देहात में उसे गंजा कह दिया जाता है। तो जब देहाती अपने भैंसे पर बैठकर आता है तो महल के बाहर मौजूद भीड़ आदि उसका उपहास करते हुए आपस में बतलाते हैं, बस इसी चीज की कमी रह गई थी। अब ये देहाती गंजा राजकुमारी के इशारों का अर्थ समझाएगा। गंजे ने भीड़ के हंसने पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपने भैंसे को राजमहल के बाहर छोड़कर सीधा राज दरबार में चला गया। दरबार में भी उसकी देहाती वेशभूषा देख राज दरबारी दबी हंसी में उसका उपहास करते हैं। गंजे ने राजा के पास जाकर उनको प्रणाम किया और बोला, महाराज, अगर आपकी अनुमति हो तो मैं भी आपकी पहेली को सुलझाने की एक कोशिश करके देखूं। गंजे की बात सुन राजा ने भी उसे एक बार ऊपर से नीचे तक देखा और बड़ी ही नाउम्मीदी के साथ राजकुमारी द्वारा किए गए इशारे बताते हुए उसे अपना पक्ष रखने की अनुमति दे दी। गंजा बोला, महाराज, बुर्ज में जो लड़की आई थी उसका नाम फूलम्मदे है। कान के चारों ओर उसने जो फूल को फिराया उसका मतलब यह है कि उसके यहाँ फूलों का एक बहुत सुंदर बगीचा है और एड़ी के नीचे फूल दबाने का अर्थ यह है कि वहां तक फूलों की सड़क है। राजा सहित दरबार में मौजूद राजकुमार को भी उसकी बात जच जाती है। एक गांव का देहाती गंजा जिसकी वेशभूषा देख पूरा राज दरबार नीचे ही नीचे हंस रहा था। जब हम सब में से कोई भी उस लड़की की पहेली को हल नहीं कर पाया तो भला ये देहाती क्या कर लेगा। पर जब उस देहाती गंजे ने उस लड़की यानी राजकुमारी फूलम्मदे की पहेली को हल करते हुए उसका अर्थ समझाया तो पूरा राज दरबार हैरान रह गया। राजकुमार तुरंत आगे आया और उस देहाती से बोला, अगर तुम मेरे साथ चलकर राजकुमारी फूलम्मदे के साथ मेरा विवाह करवाने में मेरी मदद करो तो मैं तुम्हें अपने राज्य का 1/4 भाग दूंगा। राजकुंवर की बात सुन गंजा बोला, कुंवर जी, मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूँ, बशर्ते हमारे वापस लौटने तक मेरे भैंसे का ख्याल रखा जाए। राजकुमार उसकी बात से सहमत हो जाता है और उसके भैंसे की निगरानी के लिए अच्छे से बंदोबस्त कर देता है। उसके बाद दोनों राजकुमारी फूलम्मदे की नगरी की तरफ चल पड़ते हैं। राजकुमार चलते हुए पर्याप्त मात्रा में धन भी ले लेता है जिससे उन्हें सफर के दौरान किसी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। 2 दिनों की लंबी यात्रा के पश्चात आखिरकार वे दोनों फूलम्मदे की नगरी में पहुंच जाते हैं और राजमहल के समीप ही एक सराय में रुक जाते हैं। एक दिन जब राजकुमारी की खास दासी राजमहल से निकलकर बाजार की तरफ जा रही थी तो गंजा और राजकुमार दोनों उसके पीछे पीछे हो लेते हैं। गंजे ने राजकुमार से कहा, हो ना हो, दासी जरूर राजकुमारी के लिए वस्त्र लेने बाजार जा रही है। तुम एक काम करना, जब दासी राजकुमारी के लिए कोई भी कपड़ा पसंद करे तो दुगनी कीमत अदा करके दासी से पहले तुम उसे खरीद लेना। जैसा गंजे ने कहा वैसा ही हुआ। जब दासी ने राजकुमारी के लिए वस्त्र पसंद किया तो राजकुमार ने वहां पहुंचकर 2 गुनी कीमत देकर वो वस्त्र खरीद लिया और उस वस्त्र की तह में एक संदेश पत्र रखकर दासी को देते हुए बोला, ये मेरी तरफ से राजकुमारी के लिए भेंट है, तुम इसे राजकुमारी तक पहुंचा देना। राजकुमार की बात सुन दासी अजीब निगाहों से उसे घूरती है और फिर बिना कुछ कहे राजकुमार से वो वस्त्र लेकर चुपचाप वापस राजमहल चली जाती है। दासी के जाने के बाद राजकुमार गंजे से कहता है, क्या तुम्हारी ये तरकीब काम करेगी? क्या राजकुमारी को मैं अब भी याद होऊंगा? गंजा बोला, तुम बस देखते जाओ। वो दोनों राजमहल के बाहर पहुंच जाते हैं। थोड़ी ही देर में दासी राजमहल से निकली और हर कदम पर एक फूल रखती गई। ये देख राजकुमार गंजे से बोला, अब इसका क्या अर्थ है भला? गंजा बोला, राजकुमारी को हमारे आने की खबर हो गई है, उसने तुम्हें पहचान लिया है और इन फूलों के जरिए हमें बाग में रुकने का संदेश भेजा है। ये सुन राजकुमार खुश हो जाता है। वे दोनों अब अपना डेरा बाग में डाल लेते हैं। राजकुमार को पूर्णतया उम्मीद हो चुकी थी कि जल्दी ही राजकुमारी उससे मिलने के लिए बाग में आएगी। एक एक करके दिन निकलते गए पर राजकुमारी बाग में नहीं आई। राजकुमार को उसकी प्रतीक्षा करते करते महीने गुजर गए। वो दिन रात बाग में इसी इंतजार में रहता कि शायद आज राजकुमारी उससे मिलने आ जाए, शायद आज राजकुमारी उससे मिलने आ जाए। परंतु राजकुमारी फूलम्मदे राजकुमार से मिलने बाग में नहीं आई। राजकुमार द्वारा यात्रा के लिए लाया गया सारा धन भी खत्म हो जाता है, जिससे राजकुमार और गंजे की चिंता बढ़ती जा रही थी। पर फिर एक दिन राजकुमारी की दासी फूलों का गजरा गूंथने के लिए बाग में आती है। गंजे ने उसे देखा तो उसे खूब खरी खोटी सुनाई और एक बार फिर से फूलों के गजरे में एक चिट्ठी लिखकर दासी को सौंप दी कि हम इतने दिनों से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं और तुम हो कि अब तक हमारी कोई खैर खबर नहीं ली। हमारा यात्रा के लिए लाया धन भी समाप्त हो चुका है। गजरे में चिट्ठी लेकर जब दासी राजकुमारी फूलम्मदे के पास जाती है तब उस चिट्ठी को देखकर राजकुमारी की आंखें फैल जाती है। दरअसल वास्तव में ही राजकुमारी
उन दोनों यानी गंजे और राजकुमार को भूल चुकी थी। जब उसने चिट्ठी देखी तो उसे स्मरण आया कि राजकुमार कितने दिन से अपने मित्र के साथ उसके इंतजार में बाग में ठहरा हुआ है। उसने तुरंत दासी के हाथों एक काली हंडिया जिसमें नीचे बहुत से हीरे मोती और उनके ऊपर एक रस्सी तथा घोड़े की लीद रखकर भिजवा दी। दासी द्वारा लाई गई हंडिया को जब राजकुमार और गंजा देखते हैं तो उसे देखकर अपनी भौहें सिकोड़ता हुआ राजकुमार गंजे से कहता है, मित्र, राजकुमारी द्वारा हमारे खर्चे आदि के लिए भेजे गए ये हीरे मोती तो समझ आते हैं, पर घोड़े की लीद अर्थात उसका मल और ये रस्सी का क्या मतलब है? तब देहाती गंजा बोला, घोड़े की लीद और इस रस्सी को भेजने के पीछे राजकुमारी का मकसद ये बताना है कि महल की एक मोरी अस्तबल में खुलती है, उसमें एक रस्सी लटकी रहेगी, तुम उसी के सहारे महल में आ जाना। गंजे के ये समझाने पर राजकुमार की आंखें चमक उठी। सोचा अब जल्द ही राजकुमारी से उसका मिलन होगा, पर गंजा बोला, कुंवर साहब, आपकी जगह राजकुमारी से मिलने के लिए मैं चला जाता हूँ, क्योंकि आप ठहरे नीरे बुद्धू, तुम उसकी बातों में फंस जाओगे और जब आप उसके सवालों का ठीक से उत्तर नहीं दे पाओगे वो आपको उसी मोरी से नीचे फिकवा देगी जिससे तुम राजमहल जाओगे। गंजे की बात सुन राजकुमार ने मन ही मन विचार किया कि ये देहाती गंजा अगर ऊपर चला गया तो ये राजकुमारी को अपनी बातों में फंसा लेगा और उसके साथ खुद ही विवाह कर लेगा। गंजे के प्रति राजकुमार के मन में बेईमाना आ गया था। वो बोला, नहीं यार, ऊपर तो मैं ही जाऊंगा। राजकुमार के जिद करने पर गंजा बोला, ठीक है कुंवर जी, आप ही चले जाना, पर जैसे मैं कहूँ वैसा ही करना। जब तुम रस्सी के सहारे ऊपर जाओगे और मोरी अर्थात छिद्र से जैसे ही अपना मुंह बाहर निकालोगे तब राजकुमारी तुम्हारे पास आएगी और तुमसे कुछ सवाल पूछेगी। वो सवाल क्या होंगे और तुम्हें उनका क्या जवाब देना है? अब सुनो ध्यान से। राजकुमारी फूलमदे से मिलने को आतुर हो रहे राजकुमार को गंजा समझाना शुरू करता है। जब तुम रस्सी के सहारे ऊपर जाओगे और मोरी अर्थात छिद्र से जैसे ही अपना मुंह बाहर निकालोगे तो राजकुमारी फूलमदे तुमसे पूछेगी, तुम कौन हो? तब तुम कह देना, मैं फलां फलां राजकुमार हूँ। उसके बाद वह तुमसे पूछेगी, यहाँ किस लिए आए हो? तो तुम कहना, राजकुमारी फूलमदे से मिलने आया हूँ। जब वह पूछे कि फूलमदे कौन है तो तुम जवाब देना, जो मुझसे बात कर रही है वही राजकुमारी फूलमदे है। इस पर वह अपनी सारी दासियों को वहां से हटा देगी और तुम्हें पलंग पर बैठने के लिए आमंत्रित करेगी। वहां 9 पलंग बिछे होंगे, तुम्हें दोनों तरफ से 4-4 पलंग छोड़कर बीच वाले पलंग पर बैठना है। गंजे की बात सुन राजकुमार बोला, बस यही थे क्या वो सवाल जवाब? गंजा बोला, हाँ कुंवर जी। राजकुमार बोला, ये तो बड़े ही आसान है, तुम व्यर्थ ही चिंता कर रहे थे। मैं यूं गया और यूं वापस आया। इतना कहकर अस्तबल में टंगी उस रस्सी के सहारे राजकुमार ऊपर चढ़ना शुरू कर देता है। जैसे ही राजकुमार ने छिद्र अर्थात मोरी से अपना मुंह बाहर निकाला तो राजकुमारी फूलमदे बिल्कुल उसकी आंखों के सामने थी। जैसा जैसा गंजे ने बताया था बिल्कुल वैसे ही राजकुमारी फूलमदे सवाल करती गई और राजकुमार उनका जवाब देता गया। उसके बाद राजकुमारी अपनी सभी दासियों को वहां से जाने का इशारा करती है और राजकुमार को पलंग पर बैठने का आमंत्रण देती है। गंजे के कहे अनुसार राजकुमार खड़ा होकर उंगली से इशारा करते हुए मन ही मन पलंगों को गिनने लग जाता है। राजकुमार को ऐसे पलंग गिनते हुए देख राजकुमारी के मन में संदेह जाग गया कि कहीं पहले से ही इसे ये सब समझा बुझाकर तो नहीं भेजा गया है। वो ये सोच ही रही थी कि इतने में राजकुमार दोनों तरफ से 4-4 पलंगों को छोड़कर बीच वाले पलंग पर बैठ जाता है। पर वो जैसे ही पलंग पर बैठता है राजकुमारी का शक यकीन में बदल जाता है, क्योंकि राजकुमार पलंग के सिरहाने को छोड़कर पीछे की तरफ बैठता है। दोस्तों, पलंग का सिरहाना अर्थात जिस तरफ सिर करके सोया जाए और पांत अर्थात जिस तरफ मनुष्य के पैर हो। तो राजकुमार को पलंग के पीछे वाले हिस्से यानी पांत की तरफ बैठा देख राजकुमारी फूलमदे को ये समझते देर ना लगी कि ये व्यक्ति मंद बुद्ध है, जिसे बैठने का भी ना पता हो, वो उसके साथ शादी क्यों करेगी भला। राजकुमारी तुरंत अपनी दासियों को हुक्म दे राजकुमार को उसी मोरी अर्थात छिद्र से नीचे फिकवा देती है जहां से वो आया था। इधर नीचे बैठे गंजे को पहले से ही यकीन था कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। उसे पता था कि कुछ ही देर में राजकुमार को इसी मोरी से वापस फेंका जाएगा, अतः उसने वहां भूसे और घास का ढेर लगा दिया था। तो जब राजकुमार उस घास के ढेर में आकर गिरा तो उसे किसी प्रकार की कोई चोट नहीं लगी। गंजा बोला, मैं तुमसे पहले ही कह रहा था, तुम मुझे जाने दो। खैर कोई बात नहीं, जो हुआ सो हुआ, मैं कोई और तरकीब सोचता हूँ। वो फिर से राजकुमार को राजकुमारी से मिलाने के लिए दूसरी योजना बनाता है। योजना अनुसार गंजा राजकुमार को अपने साथ ले पास ही स्थित एक गांव में जाता है।
उस गांव के बढ़ई अपने काम के लिए बहुत प्रसिद्ध थे। गंजे ने उन बढ़इयों की कुशलता का फायदा उठाते हुए राजकुमारी द्वारा दिए गए कुछ हीरे मोती उन्हें देकर उनसे काट का एक विशालकाय शिवालय तैयार करवा लिया। उस अद्भुत शिवालय की खासियत ये थी कि उसके हिस्सों को अलग अलग करके कहीं भी ले जाकर शिवालय खड़ा किया जा सकता था। जब शिवालय तैयार हुआ तो रातों रात उसे फूलमदे के नगर में खड़ा कर दिया गया। गंजे की योजना अनुसार राजकुमार उस शिवालय का पुजारी बन जाता है और गंजा खुद पहरेदार बन जाता है। जैसे ही सुबह हुई, नगर के लोगों ने उस अद्भुत शिवालय को देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। पूरे नगर में ये घटना आग की तरह फैल गई कि नगर में रात के समय एक अद्भुत शिवालय आकाश से उतरा है। नगर भर के लोग शिवालय में शिव जी के दर्शन करने के लिए उमड़ पड़े। गंजे ने चाल खेलते हुए ये नियम बना दिया कि नगर के लोग एक एक करके ही शिवालय के अंदर जा सकते हैं और एक बहुत ही तेज तरार रथ को सारथी सहित शिवालय के पीछे खड़ा कर दिया। उसने रथवान को समझा दिया कि इशारा पाते ही रथ को हवा कर देना। कुछ समय बाद जब राजकुमारी फूलमदे भी शिवालय में दर्शन करने के लिए आती है, तब गंजे ने दूर से राजकुमारी को आते देखा तो राजकुमार से बोला, कुछ समय के लिए मुझे पुजारी बनने दो तो मैं तुम्हारा काम बना दूंगा, अन्यथा असफलता ही हाथ लगेगी क्योंकि तुमसे कुछ नहीं हो सकेगा। लेकिन जड़ बुद्धि राजकुमार ने सोचा कि गंजा स्वयं फूलमदे को ले उड़ेगा, सो उसने गंजे की बात नहीं मानी। तब गंजे ने योजना अनुसार राजकुमार को समझाया कि जब राजकुमारी फूलमदे की बारी आए और वो परिक्रमा करना शुरू करे तो तुम तुरंत उसे जबरन पकड़कर रथ में डाल लेना और हवा हो जाना। एक बार जब हम राजकुमारी को अपने साथ अपने नगर ले जाने में कामयाब हो गए तो फिर उसके साथ आपकी शादी में अन्य कोई बाधा नहीं आएगी। राजकुमार ने बड़े ही आत्मविश्वास से कहा, ठीक है, मैं इस बार असफल नहीं होऊंगा। जब राजकुमारी की बारी आई और पुजारी रूपी राजकुमार ने योजना के तहत उसे रथ में बिठाना चाहा, तभी एक तेज हवा का झोंका आया जिस कारण राजकुमार राजकुमारी को पकड़ने में चूक गया। केवल फूलमदे का दुपट्टा ही उसके हाथों में आया। राजकुमारी फूलमदे धोखा धोखा चिल्लाती हुई वहां से भागी। गंजे ने देखा, अब अगर यहाँ एक पल भी और रुके तो हमारी खैर नहीं। बड़ी ही फुर्ती के साथ दोनों रथ में सवार होकर वहां से भाग गए। गंजे ने एक बार फिर से राजकुमार को कोसते हुए कहा कि तुम्हारे बस का कुछ नहीं, इतना अच्छा मौका तुमने गंवा दिया। गंजे की बात सुन अपराधबोध के साथ राजकुमार बोला, मेरी क्या गलती है, सारा खेल तो हवा ने बिगाड़ दिया। गंजा एक बार फिर से मन मसोस कर रह जाता है। लंबी यात्रा के पश्चात वे दोनों एक ऐसे नगर में पहुंचे जहां के लोगों को गाने बजाने और नाचने में बड़ी महारत हासिल थी। उन्हें देख गंजे के दिमाग में फिर से एक नई योजना ने दस्तक दी। गंजे ने उन्हें काफी धन देकर उनसे बीन बजाना और राजकुमार ने बहुत ही बढ़िया नृत्य करना सीख लिया। एक बार फिर से एक नई योजना के साथ गंजा राजकुमार को लेकर राजकुमारी फूलमदे की नगरी में पहुंच जाता है। वहां पहुंचने पर उन्हें पता चला कि किसी राजा के लड़के के साथ राजकुमारी फूलमदे का विवाह पक्का हो चुका है। अब उनके विवाह में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। ये खबर सुनकर राजकुमार अपने सिर को पीटते हुए वहीं बैठ जाता है। वो हार मानकर उदास हो जाता है। पर गंजे की शातिर बुद्धि में फिर से एक नई योजना आई। चमकती हुई आंखों के साथ वो राजकुमार से कहता है, इतनी जल्दी हार मत मानो कुंवर साहब, अभी मेरे तरकश में एक आखिरी तीर बचा हुआ है। ये सुन उदास राजकुमार अर्थहीन निगाहों से गंजे की तरफ देखता है। आगे गंजा बोला, पर कुंवर साहब, ये आखिरी मौका है, अगर यहाँ भी चूक गए तो फिर जिंदगी भर मनाते रहना राजकुमारी ना मिलने का मातम। साहस बटोरते हुए राजकुमार बोला, आप मुझे बस योजना बताए, मैं पूरी जान लगा दूंगा अब की बार। तब गंजा राजकुमार को पूरी योजना बताता है, जिसे सुन राजकुमार की आंखें चमक उठती है। योजना के तहत गंजे ने राजकुमार को जनाना कपड़े पहनाए और बड़ी बारीकी के साथ उसका श्रृंगार आदि करके उसे एक सुंदर नर्तकी का रूप दे दिया और वो खुद वीणा बजाने वाला बन गया। बदले हुए वेश के साथ दोनों नगर के चौराहे पर जाते हैं। गंजा वीणा बजानी शुरू कर देता है और नर्तकी रूपी राजकुमार बड़ी तन्मयता के साथ नाचना शुरू कर देता है। सुंदर नर्तकी का नाच देखकर धीरे धीरे नगर के लोगों का जमवाड़ा लगना शुरू हो गया। नर्तकी का नाच देख सभी लोग मंत्रमुग्ध से हो गए। सबने कहा कि इस नर्तकी का नृत्य तो राजकुमारी फूलमदे के विवाह में भी अवश्य ही होना चाहिए। बिना इसके नृत्य के राजकुमारी का विवाह अधूरा है। बात राजा के कानों तक भी जा पहुंची। राजा ने तुरंत उन दोनों को राजमहल बुलवा लिया। वो भी नर्तकी का नाच देखने के लिए उत्सुक था। अपनी उत्तम कला का प्रदर्शन करते हुए नर्तकी ने बहुत ही सुंदर नृत्य किया और गंजे ने अत्यंत मधुर धुन में बीन बजाई।
राजा भी उन दोनों की कलाकृति देख मंत्रमुग्ध सा हो गया। खुश होते हुए राजा ने उनसे इनाम मांगने के लिए कहा। गंजा तो चाहता ही ये था कि राजा उनसे खुश होकर एक बार उन्हें मुंह मांगा इनाम देने के लिए राजी हो जाए, फिर वो अपनी आगे की चाल चलेगा। राजा की इनाम वाली बात पर बड़ी ही विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर गंजा राजा से बोला, हे अन्नदाता, हम कोई पेशेवर नाचने वाले नहीं हैं जो दौलत के लालच में नाच गाना किया करते हैं। आप मुझे सिर्फ 2 सिक्के दे दीजिए, बस उन्हीं से मेरा काम बन जाएगा। काम वाली बात सुन राजा प्रश्नवाचक दृष्टि से गंजे की तरफ देखता है। तब गंजा अपनी योजना अनुसार आगे की चाल चलता हुआ राजा से कहता है, हे महाराज, दरअसल ये नर्तकी मेरी भाभी है। आज पूरे 14 वर्ष हो गए इसके खाविद ने इसे छोड़े हुए। बस उसी की तलाश में हम नगर नगर गांव गांव गाना बजाना करते हुए फिर रहे हैं। मुझे आज ही खबर मिली है कि मेरा भाई पास ही के गांव में ठहरा हुआ है। हे राजन, बस उसी को लाने के लिए मुझे 2 सिक्कों की जरूरत है, एक जाने के लिए और एक आने के लिए। तब तक अगर आप मेरी भाभी को शरण देकर उसे अपनी हिफाजत में रखेंगे तो बड़ी मेहरबानी होगी। मैं जल्द से जल्द अपने भाई को लेकर वापस लौटूंगा और अपनी भाभी को यहाँ से ले जाऊंगा। बंजारे की विनम्रता भरी मीठी वाणी सुन राजा ने उसे 2 सिक्के दे दिए और बोला, तुम आराम से अपने भाई को लेकर आओ, तब तक तुम्हारी भाभी मेरी जिम्मेदारी है। राजा की बात सुन बंजारे रूपी गंजा बहुत खुश हुआ। उसने जो सोचा हुआ था सब कुछ उसके मन मुताबिक चल रहा था। वो खुशी खुशी राजा से विदा ले राजमहल से चला जाता है। राजा ने बंजारन को महफूज रखने के लिए अपनी बेटी फूलमदे के साथ जनाना महल में ठहरा दिया। दोस्तों, जनाना महल का मतलब है जहां सिर्फ स्त्रियां ही आ जा सकती हो। बंजारी रूपी राजकुमार ने अवसर पाकर फूलमदे को अपना असली परिचय दिया और उसे गंजे की बनाई हुई योजना के साथ साथ जिस दिन से उसने राजकुमारी को देखा था उस दिन से लेकर अब तक की सारी आप बीती भी कह सुनाई। राजकुमारी फूलमदे ने जब राजकुमार के मुख से पूरा हाल सुना तो अपने प्रति राजकुमार का प्रेम और बलिदान देख उसे बड़ी प्रसन्नता हुई, पर खुशी के साथ साथ राजकुमारी के लिए अब एक नई समस्या भी खड़ी हो गई थी। दरअसल अगले दिन ही उसकी शादी थी, जिस कारण वो उधेड़बुन में फंस चुकी थी कि अपने पिता द्वारा चुने हुए लड़के के साथ विवाह करे या उसे दिलों जान से चाहने वाले राजकुमार को अपना हमसफर चुने। उधेड़बुन के इस भंवर में फंसने का मुख्य कारण था उसका अपने पिता के लिए अत्यंत स्नेह और उनकी अपार इज्जत। दरअसल जब राजकुमारी एक छोटी बच्ची थी तभी उसकी माँ यानी राजा की पत्नी चल बसी थी। उसकी माँ के गुजर जाने के बाद उसके पिता यानी राजा ने जवान होते हुए भी दूसरी शादी के लिए मना कर दिया। वजह थी वो छोटी बच्ची। बस यही कारण था कि आज राजकुमारी अपने पिता के विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। काफी सोचने के बाद भी फूलमदे निर्णय लेने में असफल रही कि वो अपने पिता के चुने हुए लड़के से विवाह करे या फिर उसे दिलो जान से चाहने वाले राजकुमार को चुने। रात बीती, दिन बीता और शाम का वो समय भी आ गया जब उसके पिता द्वारा पसंद किया हुआ राजकुमार बारात लेकर आन पहुंचा। राजकुमारी ने दूल्हे को जनाना महल में बुलवा लिया। जब वो अपने होने वाले दूल्हे से मिली तो उसे वो जरा भी पसंद न आया। अंततः राजकुमारी फूलमदे भी राजकुमार के साथ गंजे की योजना में शामिल हो जाती है। बंजारन के वेश में राजकुमार दूल्हे के सामने सुंदर नृत्य करता है और राजकुमारी फूलमदे उसे धनाधन मदिरा का सेवन करवाती है। जब दूल्हा मदिरा के असर से नशे में चूर हो अचेत हो गया तब राजकुमार उसे उठाकर छिद्र यानी मोरी के द्वारा घुड़साल में उतर गया। उसने दूल्हे के हाथ पैर बांधे और उसे जंगल में छोड़ आया। उसके बाद राजकुमार ने अपनी जनानी वेशभूषा त्याग कर बंजारे की वेशभूषा धारण कर ली। इधर जैसे ही सुबह हुई राजकुमारी फूलमदे ने राजमहल में ये बात फैला दी कि दुल्हा बंजारन पर आसक्त हो उसे लेकर रातों रात फरार हो गया। राजा को जब ये बात पता चली तो उसे दूल्हे पर बड़ा क्रोध आया। सोचा जब बंजारा अपनी बंजारी को लेने आएगा तो उसे क्या जवाब दूंगा। राजा इसी सोच में खोया हुआ था कि गंजा और राजकुमार बंजारों के वेश में महल में आ धमके। राजा को प्रणाम कर बंजारा बोला, हे अन्नदाता, कृपया आप मेरी भाभी को बुलवा दीजिए, मैं अपने भाई को ले आया हूँ। ये बड़ा बेसब्र है अपनी पत्नी से मिलने के लिए। बंजारे की बात सुन राजा ने अपना सिर झुका लिया। बार बार पूछने पर राजा ने उनके सामने सारी घटना कह सुनाई। राजा की बात सुनकर बंजारों के मुंह उतर गए और वे सांस मारकर वहीं बैठ गए। गंजे ने राजा से कहा कि हुजूर, बंजारी यानी मेरी भाभी तो गई सो गई, पर अब उसके बिना मेरा भाई जीवित नहीं रह सकेगा। खैर, जो हुआ सो हुआ। हमें तो इस बात का बड़ा अफसोस है कि आप एक राजा होकर भी अपना वचन नहीं निभा सके। मैंने बड़े विश्वास के साथ अपनी भाभी को आपके पास छोड़ा था। बंजारों की बात सुन राजा बड़ी दुविधा में पड़ गया।
अंत में सोच विचार कर उसने अपनी सारी दासियों को श्रृंगार करके बुलवाया और बंजारे से कहा कि इनमें से जो भी तुम्हें पसंद आए उसी को चुन लो। मैं तुम्हारी बंजारन को तो वापस नहीं ला सकता, पर उसके बदले में दूसरी स्त्री जरूर दे सकता हूँ। सारी दासियां उसके सामने से निकल गईं, लेकिन बंजारे ने किसी को पसंद नहीं किया। दोनों बंजारे मुंह लटकाए निराश होकर वहां से जाने लगे तो राजा ने सोचा कि ये अच्छा नहीं होगा। एक राजा होकर यूं वचन तोड़ना सरासर राजवंशी परंपरा के विरुद्ध है और प्रजा को क्या विश्वास रह जाएगा ऐसे राजा पर। पुराने समय में वचनों का पालन प्राणों से भी बढ़कर था। अंततः राजा ने अपने दिल पर पत्थर रखते हुए बंजारों को आवाज लगाई और उन्हें वापस बुला लिया और बोला, महाशय, यदि तुम मेरी बेटी फूलमदे को बंजारी के बदले में लेना चाहो तो मैं उसे भी दे सकता हूँ, क्योंकि मैं अपने दिए वचन से फिरना ठीक नहीं समझता। गंजा तो जब से इंतजार ही इस बात का कर रहा था कि कब राजा उनके सामने अपनी बेटी फूलमदे के संग विवाह का प्रस्ताव रखे। राजा ने तुरंत आदेश देकर राजकुमारी फूलमदे को बुलावा भेजा। जब दासी राजकुमारी फूलमदे के पास आई और उन्हें राजा के आदेश के बारे में बताया तो राजकुमारी फूलमदे की बाँछें खिल उठी। उसे तो पूरी योजना का पहले से ही पता था कि वे कोई बंजारे नहीं बल्कि राजकुमार और उसका मित्र गंजा है। गंजे की योजना के कारण राजकुमारी को अपने पिता के आदेश की अवहेलना भी नहीं करनी पड़ी और बिना उनका दिल दुखाए उन्हीं की मर्जी से उसे अपना मनचाहा जीवन साथी भी मिलने जा रहा था। आदेश मिलते ही पूरे साजो श्रृंगार के साथ राजकुमारी फूलमदे उनके सामने आई। जब बंजारे रूपी राजकुमार ने राजकुमारी फूलमदे को उस रूप में देखा तो उसकी सुंदरता देख वो बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे बेहोश देख गंजे को बड़ा गुस्सा आया। वो मन ही मन बड़बड़ाया, ये हरामखोर तो बना बनाया काम बिगाड़ देगा। गंजे ने एक के बाद एक कसकर 4 जूते राजकुमार को जमा दिए, जिससे राजकुमार की बेहोशी पल भर में जाती रही। ये माजरा देख राजा गंजे से बोला, क्या बात है, तुमने उसे जूते क्यों मारे? गंजा तुरंत बात को संभालते हुए बोला, हे राजन, ये हरामखोर राजकुमारी के लिए भी ना नूकर कर रहा था। अंततः मैंने इसे जूते लगा दिए कि क्या तेरी बंजारी राजकुमारी फूलमदे से भी अधिक सुंदर थी। अब सब ठीक है महाराज, ये आपकी बेटी से शादी करने के लिए तैयार है। राजा ने विधि विधान से अपनी बेटी का विवाह बंजारे यानी राजकुमार से करवा दिया और विदाई के समय अपार धन दौलत और हाथी घोड़े दिए। राजकुमार खुशी खुशी राजकुमारी और गंजे के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ता है। वहां पहुंचते ही गंजे ने सबसे पहले अपने भैंसे को संभाला। उसे ठीक ठाक तंदुरुस्त हालत में देख वो बड़ा खुश हुआ। अंततः जब वो राजकुमार से विदाई लेने जाता है तब राजकुमार हाथ जोड़कर उसका शुक्रिया करते हुए कहता है, तुम्हें अब कहीं जाने की जरूरत नहीं। तुम एक चौथाई यानी 36 गांवों के मुखिया के साथ साथ अब इस राज्य के महामंत्री भी हो। तुम अपने परिवार को यही बुला लो। राजकुमार की बात सुन गंजा खुशी और आश्चर्य से राजकुमार की तरफ देखता है। राजकुमार बोला, हाँ भाई, ठीक सुना तुमने। मैं आज से ही तुम्हें अपने राज्य के महामंत्री पद पर नियुक्त करता हूँ। आप जितनी जल्दी हो सके अपना कार्यभार संभाल ले। इस प्रकार गंजे ने अपने शातिर दिमाग की बदौलत अनेकों मुसीबतों के बावजूद भी राजकुमार का विवाह राजकुमारी फूलमदे के साथ करवा कर ही दम लिया, जिसका उसे बहुत बड़ा पारितोषिक अर्थात इनाम भी मिला। निष्कर्ष, इस कथा से यह स्पष्ट होता है कि बुद्धि और दूरदृष्टि केवल राजमहलों में ही नहीं जन्म लेती। कभी कभी साधारण जीवन जीने वाला एक सीधा सादा ग्रामीण भी वह कर दिखाता है जो बड़े बड़े विद्वान नहीं कर पाते। राजकुमार का अर्थहीन अहंकार और जिद उसे जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सुख और सही जीवन साथी से दूर रख रही थी, परंतु गंजे जैसे सरल हृदय पुरुष की निष्ठा, समझदारी और अथक प्रयासों ने न केवल उसके जीवन को दिशा दी बल्कि एक राजकुमारी की नियति को भी संभाल लिया। अंततः जीवन में महान वास्तविक मार्गदर्शक पद या प्रतिष्ठा से नहीं बल्कि सच्चे इरादों और समझदारी से बनते हैं, और जब सही व्यक्ति सही समय पर आपका हाथ थाम ले तो जीवन की राहें स्वयं सुगम होती चली जाती हैं। कहानी कैसी लगी? अपना अनुभव जरूर शेयर करना मेरे प्रिय दर्शकों। मिलते हैं जल्दी ही एक और जबरदस्त कहानी के साथ। अब की बार आने वाली कहानी और अधिक धमाकेदार होने वाली है, तो तब तक इंतजार कीजिए। खुश रहिए, आबाद रहिए। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।